वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार। हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। जैसा कि मध्यकालीन भारत हमारे रीट के सिलेबस में सेकेंड यूनिट है, उसमें हमने भक्ति और सूफी आंदोलन और मुग़ल राजपूत संबंध के पहले वीडियोस हम देख चुके हैं। उसी क्रम में आगे आज हम एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करेंगे, छोटा लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, मुग़ल प्रशासन। जैसा कि हमने मौर्य प्रशासन को समझा, गुप्त प्रशासन को समझा, भारत में उनका क्या योगदान रहा उसको देखा। आज के इस वीडियो के अंदर हम मुग़ल प्रशासन से संबंधित बात पर चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न निकल करके आते हैं उनको विस्तार से देखेंगे। देखिएगा, अगर हमें मुग़ल प्रशासन को समझना है तो एक चीज़ दिमाग कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर बिठा लेना है कि मुग़ल प्रशासन, अगर हम भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था को देखें, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसका केंद्र स्तर, प्रांत स्तर और स्थानीय स्तर पर शासन प्रबंधन चलता है, तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता रहेगा। समझने के लिए आसानी रहेगी। उन पदों को भी मैंने वही नाम देने की कोशिश की है जो वर्तमान में प्रचलित है हमारे देश के अंदर। तो उन्हीं पदों के नामों से अगर हम रिलेट करके देखेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा इसके लिए। तो देखिएगा, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, मुग़ल प्रशासन। मुग़ल प्रशासन, देखिएगा, मुग़ल प्रशासन को समझने के लिए देखिए, मुग़ल प्रशासन जो हम देखते हैं, जिसकी शुरुआत साम्राज्य की बाबर द्वारा की जाती है और बाबर से हुमायूं और अकबर तक आते आते ये साम्राज्य एक बहुत ही विशाल साम्राज्य का रूप ले लेता है और एक प्रभावशाली साम्राज्य का रूप ले लेता है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। उसमें अकबर की, हम कहते हैं कि अकबर की जो नीतियाँ रही वो भी इसमें काफ़ी मददगार साबित हुई और आगे चल कर के यही विशाल साम्राज्य औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो देखिएगा, मुग़ल प्रशासन, इस मुग़ल प्रशासन की बात करें तो मुग़ल प्रशासन जो रहा वो शरीयत के आधार पर रहा। शरीयत, इसको हम क्लियर कर चुके हैं भक्ति और सूफी के अंदर। शरीयत के अनुसार मुग़ल प्रशासन रहा, यानी कि इस्लामिक कानून के अनुसार। शरीयत का तात्पर्य मैंने पहले सूफी आंदोलन वाले वीडियोस में बता दिया था आपको कि शरीयत का मतलब होता है इस्लामिक कानून। तो मुग़ल प्रशासन पूरी तरह से इस्लामिक कानूनों को फॉलो करता था। देखिएगा, इसका वर्गीकरण अगर हम देखें तो सबसे प्रारंभिक और केंद्र में रहता था साम्राज्य, जिसका मुखिया जो होता था वो बादशाह कहलाता था। और बादशाह का जो चलन शुरू हुआ वो बाबर के समय से शुरू हो चुका था, क्योंकि बाबर से पूर्व फरगना के जितने भी शासक हुए वे मिर्ज़ा की उपाधि को धारण करते थे। और एक प्रकार से सल्तनत काल को और अगर मुग़ल काल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुग़ल काल के बादशाह या सुल्तान रहे, जो शासक रहे, उनमें और सल्तनत काल के शासकों में ये फ़र्क था कि सल्तनत काल के शासक स्वयं को सुल्तान कहलवाते थे, जबकि मुग़ल काल में बादशाह की उपाधि धारण की जाती थी। यानी कि सल्तनत काल के शासक कहीं ना कहीं खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और जो मुग़ल बादशाह हैं वो सीधे ही यानी खलीफा के नियंत्रण में नहीं थे। देखिएगा, साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, केंद्र में रहेगी, केंद्र की सरकार की भूमिका में। और उसके बाद जो स्तर रहता था वो सूबा, यानी वर्तमान के हम उसे प्रांत कह सकते हैं या राज्य कह सकते हैं। और उसके बाद निचले स्तर पर होता था सूबे के बाद में सरकार, जिसे हम वर्तमान जिले से समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो जिला है वही मुग़ल काल में सरकार के रूप में जाना जाता था। उसके बाद परगना, और परगने को हम कह सकते हैं तहसील कह सकते हैं या खंड भी कह सकते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद में अंतिम स्तर पर होती थी जो इकाई, उसको कहा जाता था ग्राम। और ग्राम को समझने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ग्राम क्या होता था, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ग्राम को कई अन्य नामों से जाना जाता था। और जो छोटे गांव होते थे जिनका क्षेत्रफल कम होता था, ऐसे छोटे गांव को कहा जाता था नागला। तो इस प्रकार से ये क्रम रहेगा केंद्र से लगा करके स्थानीय स्तर तक, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा हमारे लिए समझना। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम केंद्रीय प्रशासन। जो केंद्र सरकार है हमारे भारत की, वैसा ही केंद्र प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था मुगल साम्राज्य के अंदर या मुगल शासन के दौरान। तो केंद्रीय प्रशासन में देखिएगा, सर्वे सर्वा जो है वो बादशाह होता था।
बादशाह यानी बादशाह जो है वो शक्ति उसके चारों तरफ यानी कि शक्ति के केंद्र में, चाहे वो शक्ति किसी भी विभाग की रहे, देखिएगा संपूर्ण शक्ति जो है वो राजा में बादशाह में केंद्रित थी। संपूर्ण शक्तियों का अधिकारी और एकाधिकार था उसका सभी शक्तियों पर। वो शक्तियों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ, सेना की शक्तियाँ, वित्त की शक्तियाँ, राजस्व की शक्तियाँ, इस प्रकार और न्याय की शक्तियाँ, ये सारी की सारी शक्तियाँ मूल रूप से जो है वो बादशाह में ही केंद्रित हुआ करती थी। यानी कि सबसे प्रमुख जो पद है वो बादशाह का पद हुआ करता था और बादशाह पद की शुरुआत बाबर के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी जब उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगले पद के रूप में देखेंगे तो वहां देखिएगा अभी तक क्या स्थिति थी, बादशाह बाबर से लगा करके और बाबर के पश्चात हुमायूं तक, मैंने पहले ही बता दिया कि न्याय व्यवस्था कह दे या अन्य कोई भी व्यवस्था कह दे तो शरीयत के आधार पर चलती थी और बादशाह की भूमिका धार्मिक मामलों में बिल्कुल नगण्य हुआ करती थी बाबर और हुमायूं के समय तक। लेकिन अकबर ने इस सिस्टम को बदला और अकबर ने मजहर नामक एक नई व्यवस्था या मजहर की स्थापना की और मजहर की स्थापना के द्वारा क्या हो गया कि धार्मिक मामले भी अब सीधे बादशाह के नियंत्रण में आ गए। धार्मिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर बादशाह ने मजहर की स्थापना कर दी। और आप लोगों ने काफ़ी बार ये पढ़ा भी होगा कि काफ़ी सारे ऐसे धार्मिक मामलों से जुड़े हुए लोग जैसे काजी वगैरह हुआ करते थे, वे अकबर के कई बार विरोधी हो जाते थे क्योंकि अकबर की जो नीति थी सुलह कुल की नीति, सभी को साथ लेकर चलने की नीति और इस्लामिक नियमों से हट करके धर्म को और अन्य धर्मों को बढ़ावा देने की जो नीति रही, उसके कारण काफ़ी सारे धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे वो अकबर के विरोधी हो गए थे और उसके मूल में कारण था मजहर की स्थापना। देखिएगा उसके बाद में बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन में। जैसे ये धार्मिक मामलों में पहले काजी की भूमिका महत्वपूर्ण थी लेकिन अकबर के बाद में वो भूमिका बादशाह के पास में आ जाती है। अब कुछ ऐसे पद रहे और उन सभी पदों को मिलाकर के अगर हम बात करें तो वर्तमान जो हमारी मंत्री परिषद होती है, बिल्कुल प्रधानमंत्री की सहायता के लिए, और संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्तियों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद रहती है। तो मंत्री परिषद जिसको मुगल प्रशासन में कहा जाता था विजारत, ये शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा, विजारत यानी मंत्री परिषद। और इसमें कुछ प्रमुख पद हुआ करते थे जिसमें सबसे पहला पद होता था वकील का पद। हाँ, अभी वाला जो वकील है वो वकील नहीं, ये एक पद हुआ करता था मुगल प्रशासन में। दूसरा पद है जिसे हम दो नामों से जानते हैं, दीवान या वजीर कह दें, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, इस पद से वाकिफ हैं। तीसरा जो पद होता था उसे कहते थे मीर बख्शी। और चौथा पद जो होता था उसको हम क्या कहते थे, सदर। अब देखिएगा यहीं पर क्लियर करना चाहूँगा, ये व्यवस्था थी मुगल बादशाह अकबर से पूर्व। इस प्रकार के कुछ प्रमुख पद होते थे मंत्री परिषद में, लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर ने कुछ चेंजेस किए। पहला चेंजेस मैंने आपको बता दिया, मजहर की स्थापना धार्मिक मामलों पर एकाधिकार करने के लिए, और उसके बाद में उसने वकील जो एक पद हुआ करता था और दूसरा पद होता था दीवान और या वजीर का पद, इन दोनों को मर्ज कर दिया। अकबर ने इन दोनों पदों को मर्ज कर दिया, सम्मिलित कर दिया और एक नए पद की स्थापना की जिसे कहा गया प्रधानमंत्री। इसका पद का नाम प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन इसकी जो भूमिका रहती है वह वित्त मंत्री के समान रहती है। वित्त मंत्री यानी केंद्र स्तर पर जो वित्त मंत्री है वही प्रधानमंत्री कहलाता था। और इस पद को इनोवेशन किसने किया, तो इस पद की शुरुआत की थी मुगल बादशाह अकबर ने। उसके पूर्व में ये दो पद हुआ करते थे, उनको मर्ज कर दिया और अकबर के समय में पहले जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे उनके संरक्षक यानी बैराम खां पहले व्यक्ति जो मुगल प्रशासन में प्रधानमंत्री के पद पर रहे। बिल्कुल सर। इसके बाद में देखिएगा इसकी भूमिका वित्त मंत्री के समान रहती है, यानी वित्त संबंधी सारे मामले इसी के नियंत्रण में रहते हैं। और अगर बादशाह की बात करें तो बादशाह के बाद सबसे सुपीरियर पद यानी बादशाह के बाद प्रमुख पद कौन सा था, तो प्रमुख पद था प्रधानमंत्री का। उसे एज ए वजीर भी देखा जा सकता है, एज ए वकील भी देखा जा सकता है। तो बादशाह के बाद प्रमुख पद कौन सा था, तो प्रधानमंत्री का पद कह दीजिए, वजीर का पद कह दीजिए या दीवान का पद कह दीजिए। तो प्रमुख पद बादशाह के पश्चात, लेकिन इसका मुख्य काम वित्त से संबंधित था, यानी
यानी वर्तमान वित्त मंत्री के समान इसकी भूमिका रहती थी। अब अगले पद की बात करूंगा, यहां पर लिखा है मैंने मीर बख्शी और उसके बाद सद्र उल सदर। देखिएगा हम देखेंगे मीर बख्शी क्या है। तो मीर बख्शी का जो पद हुआ करता था वो मीर बख्शी सेना का प्रधान हुआ करता था, इंचार्ज हुआ करता था। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि वो सेनापति की भूमिका में नहीं था। देखिएगा मीर बख्शी पद क्या था, तो उसको समझने के लिए एक चीज हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। मीर बख्शी था एज ए रक्षा मंत्री। देखिएगा जो भूमिका रक्षा मंत्री की होती है वो फौज में लड़ने के लिए नहीं जाता है, सेना का नेतृत्व तो नहीं करता है, लेकिन सेना पर पूरी तरीके से उसका नियंत्रण होता है। सेना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य मीर बख्शी यानी कि सैन्य विभाग के प्रधान, सैन्य विभाग का प्रधान या मुखिया कह सकते हैं मीर बख्शी को। लेकिन अगर ये सेनापति नहीं है तो क्या कार्य करेगा? बिल्कुल सेना की भर्ती, सेना का रखरखाव, उसके अलावा सेना में हुलिया लिखने की जो प्रथा प्रारंभ हुई थी, घोड़ों को दागने की जो प्रथा प्रारंभ हुई थी, यानी पूरी सेना का होल सोल इंचार्ज जो होता था वो मीर बख्शी होता था। और बड़ा देखिए मीर बख्शी का पद सेना के दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ एक शब्द यूज होता है सरखत। सरखत क्या है पूछा जा सकता है। सरखत एक पत्र होता था जिस पर मीर बख्शी हस्ताक्षर करता था, उसके बाद ही सेना का वेतन होता था। यानी इनके वेतन को परमिशन कौन देता था? तो मीर बख्शी वो पदाधिकारी था जिसके हस्ताक्षर होते थे, उस पत्र को कहते थे सरखत, और उसी सरखत की वजह से सेना का वेतन हुआ करता था। तो ये रक्षा मंत्री के रूप में देख लिया हमने। अगला पद देखते हैं सद्र उल सदर। देखिएगा जिस प्रकार से सीजेआई का एक काम होता है, हालांकि यहाँ 2 पोस्ट है इस टाइप की। सीजेआई का एक काम होता है, हम देखते हैं कि उसके संविधान के अंदर ये वर्णन किया गया है कि उससे जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देनी अनिवार्य होती है। सलाह को मानना ना मानना वो तो राष्ट्रपति की मर्जी की बात है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देने के लिए पाबंद है, उसको सलाह देनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति के द्वारा मांगने पर। तो यहाँ जो ये पद निकल करके आता है सद्र उल सुदर, वो धार्मिक मामलों में, सिर्फ धार्मिक मामलों की बात करूंगा मैं, धार्मिक मामलों में सलाह देता था। किसे? धार्मिक मामलों में सलाहकार। और सलाह किसे देता था? बादशाह को। क्योंकि देखिएगा बादशाह सेना का संभाल कर सकता है, राजस्व की बात कर सकता है, लेकिन धार्मिक मामले थोड़े पेचीदा होते हैं तो उसे इस सलाहकार की आवश्यकता होती थी, और इसी पद को कहते थे सद्र उल सुदर। उसके बाद में देखेंगे कुछ अन्य पद, जिसमें आपका हो गया मुख्य काजी, और उसे और किस नाम से जानते हैं? काजी उल कुजात। और इसकी पोस्ट अपन समझ सकते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी इसको हम कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश। यानी इसका पद क्या रहेगा? पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ा अगर न्यायिक अधिकारी कोई होता था तो वो होता था काजी उल कुजात, मुख्य काजी की भूमिका रहती थी। उसके बाद अगला जो पद है उसको कहते हैं हम मोहत्सिब। कहीं कहीं पर मुहत्सिब भी है, मुहत्सिब भी होता है, मुहत्सिब। तो मोहत्सिब या मुहत्सिब का क्या कार्य होता था? क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, एक शब्द आया था सबसे पहले शुरुआत में, शरीयत यानी इस्लामिक कानून। तो राजा को इस्लामिक कानून मानना है तो क्या प्रजा को नहीं मानना होगा? बिल्कुल मानना होगा। तो प्रजा जो है वो शरीयत के अनुसार, यानी कि इस्लामिक कानून के अनुसार, इस्लामिक जो परंपराएं हैं, परंपराएं उनके अनुसार आचरण करती है या नहीं, उसकी देखरेख करना, उस पर नजर रखना, ये कार्य होता था मुहत्सिब का। यानी मुहत्सिब वह व्यक्ति है जो प्रजा को नैतिक आचरण करने के लिए, इस्लामिक परंपराओं को मानने के लिए पाबंद करता था मुहत्सिब। क्योंकि राजा का उद्देश्य क्या था? जनता को भी नैतिक आचरण की ओर प्रेरित करना। देखिएगा उसके बाद अगला जो पद निकल करके आता है, ये पद बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। मीर तो के साथ मंत्रिपरिषद में तो हमने नहीं देखा इस पद को, लेकिन ये देखो मीर ए समा,
समा, समा का मतलब भी मैंने बताया था सूफी में समा, जो भक्ति से जुड़े हुए जो गीत और संगोष्ठियाँ होती है उसको समा कहते हैं, लेकिन यहाँ उसका मतलब वो समा नहीं है। यहाँ मीर समा पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजा और उसके परिवार का सबसे अधिक विश्वास पात्र व्यक्ति होता था। किस रूप में देखिएगा, विश्वास पात्र क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसका काम देखेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि विश्वास पात्र होना जरूरी है, क्योंकि इसका कार्य ही क्या है, बादशाह और उसका जो परिवार है, बादशाह और उसके परिवार की दैनिक जरूरतों का ध्यान रखना, दैनिक जरूरतों को या जरूरतों का ध्यान रखना, यानी जब भी राजा के कोई दैनिक कार्यक्रम होते थे उन सभी का एज ए पीए कह सकते हैं अपन इसे, एज ए पीए, पर्सनल असिस्टेंट। राजा क्या खाएगा यानी हर चीज पर नियंत्रण किसका होता था, मीर समा। और इसी मीर समा को आगे चल करके एक नया नाम दिया गया, खान ए समा। और ये खान ए समा नाम किसने दिया, तो ये दिया मुगल बादशाह औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मीर ए समा का नाम बदल करके क्या कर दिया, खान ए समा। ये विश्वास पात्र व्यक्ति था क्योंकि ये बादशाह और उसके परिवार के दैनिक जरूरतों का ध्यान रखता था और उनको पूरा करने की इसकी भूमिका रहती थी। तो ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र होना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य और बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो काफी सारे ऐसे लोग भी थे जो बादशाह से सहमति नहीं रखते थे, बादशाह के विरोधी थे, तो उनसे बादशाह और उसके परिवार को सुरक्षित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहाँ तक कि खाना भी है डायरेक्टली राजा को और बादशाह को और उसके परिवारजनों को नहीं परोसा जाता था, इसमें इसका रोल रहता था। देखिएगा इसके बाद में एक व्यक्ति निकल करके आता है, मीर ए आतिश। और मीर ए आतिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो बाबर है वो युद्ध में विजयी रहा, चाहे पानीपत के युद्ध की बात करें हम या खानवा के युद्ध की, उसके पीछे कारण क्या था, बाबर के तोपखाने। बिल्कुल सर, बाबर के तोपखाने ही वो कारण था जिसकी वजह से बाबर विजयी रहा। तो मीर ए आतिश का काम क्या था, ये शाही जो तोपखाने होते थे, तोपखानों का मंत्री, शाही तोपखानों का मंत्री क्या कहलाता था, मीर ए आतिश। क्योंकि तोपखाने के बल पर ही मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ था, तो इसके प्रभारी को मीर ए आतिश परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक पद निकल करके आता है, दारोगा ए डाक चौकी, पोस्टमैन, है ना। एक प्रकार से देखिए इसका काम क्या रहेगा, दो प्रकार के काम है। एक तो गुप्तचर विभाग का ये प्रभारी होता था, गुप्तचर विभाग का प्रभारी या मंत्री कह दीजिए। और दूसरा इसका कार्य क्या होता था, संदेश भेजना, राजा द्वारा, बादशाह द्वारा उन संदेशों को अन्य स्थानों तक, अन्य लोगों तक भेजना, व संदेशों को प्राप्त करना, ये इसका मेन कार्य होता था। गुप्तचर विभाग का प्रभारी और साथ ही संदेश भेजना और संदेशों को प्राप्त करना, दारोगा ए डाक चौकी। चलिएगा, ये हो जाता है हमारा मुगल प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन का भाग हमने देख लिया है, कुछ महत्वपूर्ण पद और महत्वपूर्ण पदों से जुड़े हुए कार्य। अब हम देखेंगे मुगल प्रशासन के दूसरे पड़ाव में प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, यहां पर हमने पहले क्लियर कर दिया था कि प्रांतीय प्रशासन, प्रांत को क्या कहते थे, प्रांतों को कहते थे सूबा। क्या कहते थे, सूबा। तो सूबा का जो इंचार्ज मैन होगा वो कौन होगा, वो सूबेदार होगा साहब, सूबेदार। और सूबेदार नाम हमने कई बार सुना है। तो सूबेदार क्या होता था कि सूबेदार सबसे पहली चीज, ये बादशाह का विश्वास पात्र तो होगा ही होगा, क्योंकि विरोध और विद्रोह की भावना उठ सकती है, क्योंकि मुगल बादशाह तो केंद्र में बैठा है, चारों तरफ तो प्रांतों में बटे हुए सूबे, अगर वहां से कोई व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है, हो सकता है कि वो किसी प्रकार से विद्रोह या उस तरह की सोच को आगे बढ़ावा दे। तो विश्वास पात्र व्यक्ति कौन होता है, तो विश्वास पात्र होता है बादशाह का निकट संबंधी, पुत्र कह लीजिए, पोता कह लीजिए, चचेरा मौसेरा भाई कह दीजिए, कोई भी निकट संबंधी जिसको वो योग्य समझता था, बादशाह उस व्यक्ति को अपने सूबे का सूबेदार नियुक्त करता था। तो सूबे, प्रांत कितने थे, जैसा कि हमने मौर्य प्रशासन में पढ़ा है, बिंदुसार के समय में 4 प्रांत थे और अशोक के समय में 5वां प्रांत कलिंग और जुड़ गया। तो यहाँ प्रांतों की बात कर लें तो अकबर, शुरुआत अकबर से ही करते हैं। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या
15 हो चुकी थी, जो पहले हुमायूं और बाबर के समय में 12 थी, तो 12 से 15 तक पहुंचाया अकबर ने। फिर बात करेंगे हम अगले बादशाह की, शाहजहां। शाहजहां ने इन सूबों की संख्या को बढ़ाकर कर दिया 18, और शाहजहां के बाद में आया औरंगजेब। औरंगजेब ने इन सूबों की संख्या कर दी 20, यानी कि धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होता चला गया और सूबों की संख्या पहुंच गई 20 तक। तो सूबेदार बादशाह का निकट संबंधी होता था, और जैसे अभी हम मान लेते हैं कि प्रांतों में जैसे केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री है, वैसे ही प्रांतों के अंदर, राज्यों के अंदर होता है मुख्यमंत्री, वहां का होल सोल इंचार्ज, ठीक है ना साहब। तो वैसे ही सूबे का होल सोल इंचार्ज कौन है? सूबेदार। तो इसकी भूमिका कैसी हो गई? बादशाह। लेकिन बादशाह साम्राज्य का नहीं, अपने सूबे का बादशाह कहलाता है, या सूबे के बादशाह के समान इसकी भूमिका होती है। फिर अगला जो पद निकल करके आता है दीवान, जो हमने केंद्र में पढ़ा था, लेकिन यहां पर एक वर्ड जुड़ जाएगा, दीवान ए सूबा। दीवान तो है लेकिन वो सूबे का। जिस प्रकार से दीवान और वजीर की बात की थी, प्रधानमंत्री की बात की थी एज ए वित्त मंत्री, वैसे ये सूबे का क्या कहलाता है? ये सूबे का वित्त मंत्री कहलाता है। दीवान ए सूबा यानी कि वित्त मंत्री। और इसका कार्य क्या है? राजस्व वसूल करके अपने सूबेदार को देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूबेदार को देंगे तो सारे सूबेदार क्या करेंगे? बादशाह से बगावत। तो इसका कार्य क्या होता था? केंद्र के दीवान के नियंत्रण में था ये भी दीवान, ये भी, ये दीवान सूबे का, ये केंद्र का दीवान, जिसको अपन वजीर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ये राजस्व वसूल करके, राजस्व वसूल किया अपने सूबे से और कहां पहुंचा दिया? केंद्र के दीवान के पास में। यानी ये सीधे केंद्र के दीवान के नियंत्रण में कार्य करता था। उसके बाद में एक पद आया था मीर बख्शी, वैसे यहां पर आएगा बख्शी, सूबा ए बख्शी भी कह सकते हैं इसको। और ये क्या है? ये भी साफ सैन्य अधिकारी कह सकते हैं, या सैन्य मंत्री, सॉरी अधिकारी नहीं, सैन्य मंत्री। अपने सूबे का ये सैन्य मंत्री, जिस प्रकार मीर बख्शी था उसी प्रकार से ये सैन्य मंत्री था। फिर एक पद निकल करके आता है न्यायिक व्यवस्था में, काजी ए सूबा। जैसे हमने वहां देखा था मुख्य पद क्या था? कौन था प्रमुख न्यायाधीश? उसका नाम था मुख्य काजी, जिसको कहते हैं काजी उल कुजात। मुख्य न्यायाधीश कहाँ का? केंद्र का। तो ये अपने अपने प्रांत के अंदर एक न्यायिक अधिकारी होते थे या न्यायाधीश होते थे, लेकिन कहाँ के? अपने अपने सूबे के। उनको कहते थे काजी ए सूबा। ठीक है साहब। इस प्रकार से हमने देखा केंद्र को और हमने देखा प्रांत को। सूबेदार, दीवान सूबा, बख्शी सैन्य मंत्री, काजी ए सूबा। यानी कि अगर आप केंद्र व्यवस्था को समझ लेते हैं तो प्रांतीय व्यवस्था को समझना उतना कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि पदों के नाम बदल रहे हैं, कुछ कनेक्शन जरूर है पदों में, और उनके कार्य वही रहते हैं जो केंद्र में हमने पदों को देखा है। चलिएगा आगे के पड़ाव पर बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सरकार या जिला। तो सरकार या जिला का प्रशासन, सरकार या जिला प्रशासन, तीसरे स्तर पर आ गए हम। अब सरकार या जिला प्रशासन में सबसे प्रमुख जो अधिकारी इंचार्ज होगा उसको कहेंगे फौजदार। यानी सरकार का इंचार्ज कौन है? सूबे का सूबेदार, और फौजदार किसका है? सरकार का या जिले का। ये भी प्रमुख सैन्य अधिकारी ही है। देखिएगा मुगल प्रशासन में वित्त और राजस्व से ज्यादा महत्व दिया है सेना को। सैन्य अधिकारी नियुक्त किए, जो भी इंचार्ज है, चाहे वो सूबेदार हो, चाहे वो फौजदार हो, चाहे वो शिकदार हो, सभी के पास में ये पद कंपलसरी रूप से रहेगा। प्रमुख सैन्य अधिकारी अपने सरकार का, अपने सूबे का या अपने परगने का। देखिएगा इस व्यक्ति, अब ये देखो ना साहब, एक सूबे में कई सारी सरकारें हो सकती हैं, तो ये सारी सरकारें मिलकर सूबे को सपोर्ट करें और सूबा विरोध कर दे बादशाह से, हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और किसी प्रकार की इस विद्रोह की आशंका को दूर करने, समूल नष्ट करने के लिए इस फौजदार की नियुक्ति सीधा बादशाह के द्वारा होती थी। नियुक्ति किसके द्वारा? बादशाह। यानी कि ये सूबे के अधीन जरूर था, लेकिन नियंत्रण में किसके था? सीधे बादशाह के। यानी कि रिपोर्टिंग किसको करेगा? सीधा बादशाह को। तो यहां इस प्रकार के विद्रोह की आशंका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब देखिएगा यहां पर भी न्यायिक पद है, वो काजी ए सूबा था, ये काजी ए सरकार। और काजी ए सरकार का मतलब वही पद न्यायाधीश, लेकिन कहाँ का? तो अपने सरकार या अपने जिले का। उसके बाद में बात करेंगे हम परगने की। परगना, देखिएगा जो पद सिमिलर है उसको बार बार डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। परगना, जिसको हम कह सकते हैं तहसील या खंड। और यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी है उसको मैंने पहले ही बता दिया, शिकदार कहते थे। और ये अपने परगने का क्या होता था? प्रमुख सैन्य अधिकारी। इंचार्ज के साथ साथ क्या है? प्रमुख सैन्य अधिकारी।
और शिकदार जो है प्रमुख सैन्य अधिकारी है, और उसी के साथ में एक पद और निकल करके आता है कानूनगो। और कानूनगो का कार्य क्या है? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ अधिकारी क्या कहलाता है? कानूनगो। न्याय के साथ साथ ये शांति और सुरक्षा व्यवस्था भी देखेगा, शांति व सुरक्षा व्यवस्था। तो यहाँ एक ही पद है कानूनगो, न्याय से जुड़ा हुआ, सुरक्षा से और शांति से जुड़ा हुआ। परगने के अंदर शिकदार इंपॉर्टेंट है पूछने के दृष्टिकोण से, उधर फौजदार इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी नियुक्ति सीधी बादशाह के द्वारा होती थी। अब बात करेंगे हम सबसे अंतिम जो रहेगा प्रशासन का भाग, जिसको कहेंगे हम ग्राम। देखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, छोटे गांवों को क्या कहते हैं? छोटे गांवों को नागला कहते थे। देखिएगा ग्राम। अब ये जो ग्राम सबसे छोटी इकाई है, इस ग्राम को भी कई अन्य नामों से जानते हैं। इसे कह सकते हैं हम मावदा या दिक। ये तो इकाइयां हो गई, ग्राम कह दो, मावदा कह दो, दिक कह दो। और सबसे छोटी जो इकाई है, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसको क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को नागला कहते हैं। लेकिन यह बात नागला की नहीं हो रही है, आम गांवों की बात हो रही है। और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको कहते थे खूत, चौधरी या मुकद्दम। ये अपने गांव का प्रभारी है साहब, ये भी वही है इंचार्ज पूरे गांव का, जिसको मुकद्दम कह दो, खूत कह दो या चौधरी कह दो। और इसके साथ में एक पद होता था पटवारी। बिल्कुल पटवारी वर्तमान में भी है ना। तो ये गांव से क्या करता था? राजस्व की वसूली, जो आज भी करता है पटवारी, राजस्व की वसूली करता था। और ये राजस्व की वसूली करके किसको पहुंचाता था? परगने। ग्राम वाला पहुंचाएगा परगने को, परगने वाला पहुंचाएगा फिर सभी। देखो, एक गांव, बहुत से गांव मिलकर एक परगने को, जिस परगने में वो आते हैं, बहुत सारे परगने मिलकर के सरकार को, सरकारें मिलकर के सूबे को, और सूबा सीधा रिपोर्ट किसको करता था? दीवान, वजीर, प्रधानमंत्री यानी केंद्र स्तर के वित्त मंत्री को। इस प्रकार से तभी तो मुगल प्रशासन इतना प्रभावी रहा ना, नीचे से ऊपर तक राजस्व की वसूली सीधे बादशाह के नियंत्रण में। देखिएगा, इस प्रकार से मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मुगल प्रशासन जो है वो सूबे, सरकार, परगनों और ग्रामों में विभक्त था, और वहां पे कौन कौन से अधिकारी मुख्य रूप से कार्य करते थे। अब बात करेंगे हम नगर प्रशासन की। यानी नगर प्रशासन को समझना है तो सिर्फ एक ही पद याद रखना है हमको, और उसे कहते थे कोतवाल। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन यानी पूरे नगर की सारी व्यवस्थाओं को एक ही व्यक्ति देखता था। मुख्य व्यक्ति कौन होता था? तो उसे हम कहते थे कोतवाल। कोतवाल। देखो, शहर की बात हो रही है तो जैसे होता है ना नगर पालिका या नगरीय निकाय, कह दीजिए नगर निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद, तो नगर निकाय प्लस पुलिस, इन सारी व्यवस्थाओं को कौन संभालता था? तो कोतवाल संभालता था। कोतवाल क्या था? तो एक प्रकार से ये पूरी तरीके से शहर का इंचार्ज होता था, कोतवाल होता था। देखिएगा, उसके बाद में हम बात करेंगे सैन्य व्यवस्था की, क्योंकि मुगलों ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो सैन्य व्यवस्था पर दिया है। तो सैन्य व्यवस्था के अंदर यहां पर देखिएगा एक नई चीज जुड़ करके आती है अकबर के समय में, और उसको कहते हैं मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा, एक नए पद का सृजन किया। किसने? अकबर ने, अकबर द्वारा। बिल्कुल, अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की, और काफी सारे मनसबदार रहे, और राजपूतों को तो विशेष महत्व दिया उसने, चाहे वो आमेर के मान सिंह हो, चाहे बीकानेर के राय सिंह हो। इस प्रकार से बहुत ऊंचे मनसबों पर उनको आसीन किया था। तो सैन्य व्यवस्था का मुख्य आधार अकबर के बाद क्या बन गया? मनसबदारी प्रथा। और मनसबदारी के अंदर दो चीजें जुड़ करके आती है, पहली है जात और दूसरी है सवार। यहाँ जात का मतलब होता है वेतन से, यानी उसके पद की क्या गरिमा है, कितना वेतन है उसका, वो उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और सवार मतलब कितने सैनिक या सवार रखने की उसको इजाजत है। जैसे कि बात करें कि मान सिंह को 7,000 मनसब प्राप्त था, ठीक है ना। उसके अलावा राय सिंह की बात कर लें तो राय सिंह उससे थोड़ा सा कम थे, बाद में वो भी इस पद पर पहुंच गए थे। माँ भगवान दास की बात कर ले, भारमल की बात कर ले, 5,000 मनसब उनके पास में था। तो देखिएगा, अकबर के समय में 5,000 मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदारों की संख्या 29 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर हो गई साहब 79। देखिएगा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। 5,000 से अधिक की मनसब, 5,000 प्लस की मनसब प्राप्त करने वाले कितने मनसबदार थे अकबर के पास? 29। और औरंगजेब के पास में 5,000 से प्लस वाले मनसब के कितने अधिकारी थे? तो मनसबदार थे 79। देखिएगा, अब यहाँ मनसबदार के पास में जो सेना होती थी उसको कहते थे मनसब सेना।
मनसब सेना या मनसब सैनिक कह दीजिए, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात, यानी इस सेना का रखरखाव करना उस मनसबदार का जिम्मा होता था। प्लस एक सेना होती थी जिसको कहते थे अहदी सेना, और अहदी सेना या अहदी सैनिक वो किसके सैनिक होते थे? वो सीधे बादशाह के नियंत्रण में रहने वाले सैनिक होते थे। और जब युद्ध की आशंका होती थी तो दोनों सेनाएं मिल करके सामना करती थी। तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों रखी गई? जैसे कि हमारे भारत में राजपूताने के अंदर जो व्यवस्था थी ना, सामंती व्यवस्था, तो सामंत क्या थे? वो राजा को सेना उपलब्ध करवाते थे और सेना का रखरखाव करना उनकी खुद की जिम्मेदारी होती थी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सामंती व्यवस्था से ही जुड़ी है मनसबदारी, लेकिन यहाँ उनको पद और सवार की एक नई व्यवस्था और प्राप्त हो जाती थी। देखिएगा, अब हम बात करेंगे मुगल सेना की। तो मुगल सेना मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई थी? जैसे कि हमने मौर्य सेना को देखा था, रथ सवार, हाथी पर, है ना, गजारूढ़ होते थे, अश्व सेना होती थी, पैदल सेना होती थी। 6 लाख की सेना लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतवर्ष को रौंद डाला, प्लूटार्क का ये कथन है। चलिएगा, अब आगे बात करेंगे हम सबसे पहले घुड़सवार, और ये सबसे प्रमुख भाग होता था सेना का। और इसके अंदर एक नई व्यवस्था को जोड़ा जहांगीर के समय में, 2 अस्पा व सिंह अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था शुरू की। किसने? जहांगीर ने। ये व्यवस्था जहांगीर द्वारा घुड़सवारों के लिए शुरू की गई, जहांगीर ने। और जहांगीर द्वारा ये व्यवस्था जो शुरू की गई उसमें सबसे पहले ये किसे बनाया गया? तो महावत खां को। महावत खां को इस प्रकार की व्यवस्था में शामिल किया गया, सबसे पहला व्यक्ति। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। दूसरी जो सेना है, मुख्य सेना, वो है पैदल सेना। पैदल सेना 2 भागों में बटी हुई थी। एक वो जिनके पास बंदूकें होती थी और पैदल चलते थे, दूसरे जिनके पास तलवार होती थी। तो तलवारबाज सैनिक और बंदूक वाले सैनिक। घुड़सवार सेना हो गई, पैदल सेना हो गई। उसके बाद में थी हाथी पर सवार सेना, हाथी सेना। साहब युद्ध हमने पढ़ा है ना, हल्दी घाटी का युद्ध, हाथियों का युद्ध का, 4 हाथी इधर से 4 हाथी उधर से। तो ये हाथी सेना जो थी, और मुगल साम्राज्य में लगभग 50,000 की हाथी सेना थी। इतनी बड़ी हाथी सेना थी, बड़े बड़े किलों को तोड़ने के लिए और उस किलों में प्रवेश करने के लिए, इस प्रकार से तो सेना रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी बातें चल करके आती है। तो बैठिए। तो हाथी सेना 50,000 की सेना रहती थी। उसके बाद में बात करेंगे तोपखाना। तो तोपखाना जो देखेंगे हम, चीज़ की शुरुआत बाबर द्वारा की गई। मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली प्रमुख तोपची रहे हैं बाबर के समय में, और इसके इंचार्ज को मीर आतिश का नाम दिया गया। बहुत प्रभावी थी इनके पास तोप सेना। उसके बाद में आंशिक रूप से इनके पास नौसेना भी थी, क्योंकि अभी कभी जलीय युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहते हैं कि अकबर ने भी पहली बार समुद्र के दर्शन कब किए थे? जब वो गुजरात विजय के लिए निकला था, गुजरात संघर्ष के दौरान। तो इस प्रकार से ये सेना यहाँ कुछ भागों में बटी हुई है। प्रमुख सेना के रूप में घुड़सवार, उसके बाद में पैदल सेना 2 भागों में बटी हुई, हाथी सेना, तोपखाना, और अंत में देखते हैं नौसेना जो उतनी प्रभावी नहीं रही। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुगल सेना मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई थी। और उसके बाद में अब हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे मुगल प्रशासन की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, वित्त व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था। देखिएगा, राजस्व व्यवस्था किसी भी साम्राज्य की या शासन की सबसे बड़ी ताकत होती है राजस्व, यानी राजस्व वो प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली आय होती है। तो यहाँ मुगल प्रशासन में भी यही था कि आय का सबसे बड़ा स्रोत कह दीजिए, भाग कह दीजिए, क्या था? तो राजस्व। यानी कि राजस्व व्यवस्था सबसे बड़ा यहाँ माध्यम था धन वसूली का, या कह सकते हैं पैसा प्राप्त करने का। देखिएगा, यहाँ अकबर के समय में राजस्व वसूली की कुछ नई प्रणालियां विकसित हुई, जिसमें एक प्रणाली है जिसको कहते हैं जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली, क्योंकि कहता है ना कि अकबर जो था वो प्रैक्टिकल बंदा था, है ना। तो उसने क्या किया कि प्रत्येक फसल पर एक जैसा टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि जब्ती प्रणाली के अंदर क्या किया जाता था? फसल के आधार पर, यानी खेत में कौन सी फसल बोई जा रही है, उस फसल के आधार पर जो है टैक्स निश्चित किया जाता था कि कर कितना लिया जाएगा, राजस्व की कितनी वसूली होगी। और दूसरी जो व्यवस्था अकबर के समय थी उसको कहते हैं साहब दहशाला। दहशाला
शाला से मतलब साल, वर्ष, और देह का मतलब 10, ठीक है ना। तो समझाऊंगा मैं आगे। यानी इसमें 10 साल का एक औसत निकाला जाता था, 10 वर्ष का औसत, और उस औसत के आधार पर राजस्व वसूली की जाती थी। और इस दहशाला व्यवस्था किसने दी? तो साहब ये दी थी 1580 के अंदर, और देने वाला व्यक्ति बिल्कुल मुगल दरबार का राजस्व मंत्री कह दीजिए आप, टोडरमल, महाराजा टोडरमल। और टोडरमल द्वारा ये व्यवस्था 1580 के अंदर दी गई, जिसमें 10 साल का औसत निकाल करके फिर राजस्व निर्धारित किया जाता था। क्योंकि देखिएगा, किसी साल अच्छी फसल होती है, किसी साल खराब हो जाती है, तो 10 साल का एक एवरेज निकलने पर हम एक एवरेज तक पहुंचते कि उतना राजस्व, ताकि किसानों पर भी ज़्यादा लोड न पड़े और प्रशासन को भी अच्छी खासी राजस्व की वसूली हो जाए। देखिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे हम भूमि के प्रकार। अभी वर्तमान में भी हम देखते हैं पुरानी पड़ती भूमि, नई पड़ती भूमि, बंजर भूमि। तो इसी प्रकार से मुगल प्रशासन के दौरान भी भूमि के 4 प्रकार थे, और 4 प्रकार में सबसे पहली और उन्नत भूमि जो थी उसको कहते थे पोलज भूमि। पोलज भूमि, जिस पर प्रति वर्ष खेती होती थी, प्रति वर्ष बिल्कुल, और हर साल उस जमीन पर खेती हो रही है, मतलब बहुत उपजाऊ है, इसलिए उस पर लगने वाला जो कर होता था, राजस्व होता था, वो अन्य भूमि की तुलना में अधिक लगता था। दूसरी जो भूमि होती है जिसको कहते हैं हम परती भूमि, परती भूमि, और परती भूमि में 1 या 2 वर्ष के अंतराल में कृषि होती थी। या तो खेती कर रहे हैं, अगले साल छोड़ दिया, या 2 साल के लिए छोड़ दिया, तो इसमें कर कुछ कम होता था, कम, किसकी तुलना में? पोलज भूमि की तुलना में। तीसरी जो भूमि का प्रकार होता था उसे कहते थे चाचर भूमि, चाचर, या कहीं कहीं पर इसको छच्छर भूमि भी कहते हैं, चाचर या छच्छर भूमि। और इसे कितने वर्षों के लिए छोड़ा जाता था? यानी कि 3 से 4 वर्ष तक छोड़कर कृषि की जाती थी। तो निश्चित तौर पर इस पर लगने वाला राजस्व अन्य दोनों श्रेणियों से कम हुआ करता था। और चौथी जो भूमि होती थी उस भूमि को कहते थे बंजर भूमि, यानी जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से कृषि नहीं हो रही है, ऐसी भूमि को बंजर भूमि की श्रेणी में रखा जाता था। तो देखिए, बड़ा ही प्रैक्टिकल डिसीजन था कि जिस प्रकार की भूमि उस प्रकार का टैक्स, जिस प्रकार की फसल उस प्रकार का टैक्स। बड़ा ही प्रैक्टिकल डिसीजन था अकबर का। और अकबर से पहले जो राजस्व वसूली की जो तकनीकें मुगल प्रशासन में विद्यमान थी उनको भी हम देख लेते हैं, कौन कौन सी थी। बिल्कुल साहब, देखिएगा, उस समय में 3 प्रकार की व्यवस्था थी। पहली थी गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, ये पहला। दूसरी जो व्यवस्था थी उसको कहते थे, यानी कि भूमि से जो राजस्व की वसूली होती थी उसको वसूल करने की व्यवस्था थी, गल्ला बख्शी। उसके बाद में दूसरी थी नखच, और तीसरी जो व्यवस्था थी उसे कहा जाता था, वही जो मैंने आपको पहले बता दिया, अकबर द्वारा लगाई गई जब्ती व्यवस्था। तो जब्ती तो फसल के आधार पर होती थी। गल्ला बख्शी में क्या है और नखज में क्या है? तो गल्ला बख्शी में किसान जितनी पैदावार करता था, पैदावार खेत से धान लेकर के घर पहुंच गया, अनाज पहुंच गया, उस पैदावार का कुछ भाग यानी अनाज के रूप में ही राजस्व वसूल कर लिया जाता था। यानी इसमें गल्ला बख्शी में क्या ले रहा है? राजस्व में अनाज ले रहा है, यानी अनाज का कुछ भाग जो किसान खेत से अपने घर ला चुका है। दूसरा है नखज, उसमें क्या किया जाता था? खड़ी फसल, यानी फसल खेत में अभी खड़ी है, उसका अंदाजा लगाया जाता था कि कितनी फसल पैदा होगी, और खड़ी फसल का ही एक राजस्व निश्चित करके फसल कट जाने पर वो भाग नगद रूप में लिया जाता था कि आप इसको बाजार में बेचोगे। तो खड़ी फसल पर पहले तो किया जाता था अनुमान, और फिर राजस्व कैसे वसूल करते थे? नगद रूप में, यानी ये नगद है और ये अनाज के रूप में। और तीसरी जब्ती तो अकबर के समय की मैंने आपको बताई दी कि उसमें क्या किया जाता था कि जिस फसल को उगाया गया उस फसल के आधार पर राजस्व की वसूली या तो अनाज के रूप में लिया जाता था या नगद रूप में लिया जाता था। ये आगे चल करके एक अलग बात होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं राजस्व वसूली के लिए लगाई गई। और उस दशशाला तो मैंने बता दिया आपको, टोडरमल का, ये टोडरमल के दिमाग की क्रियान्विति थी कि उसके अंदर 10 साल का औसत लगा करके फिर कर की या राजस्व की वसूली की जाती थी। तो यहां मैंने आपको भूमि के प्रकार बता दिए, कर वसूली व्यवस्था के 3 प्रकार बता दिए, और अकबर द्वारा जो व्यवस्थाएं लागू की गई 2, जिसमें हमने जब्ती व्यवस्था को देखा और एक देखा हमने दहशाला पद्धति को, जिसको टोडरमल ने दिया था। उसके बाद अब आगे अपन बात करेंगे कि
अगर भूमि के प्रकार हमने देखे हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी होगी कि किसान भी अलग अलग तरीके के वर्गीकृत रहे होंगे। तो यहां हम देखेंगे किसान, मुगल प्रशासन में किसान कितने प्रकार के थे। तो देखिएगा, नाम मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार समझ लीजिए। पहले तो वो किसान जो स्वयं के गांव में, स्वयं के गांव की भूमि जो होती थी, स्वयं के गांवों में खेती करते थे। दूसरे वे किसान जो अन्य गांवों में जाकर खेती करते थे, रहते कहीं और हैं, खेत उनके अन्य खेतों में जाकर, अन्य गांवों के खेतों में, अन्य गांवों के खेतों में। और तीसरे वो होते थे जो कृषि भूमि को किराए पर लेते थे, किराए पर लेकर। देखिए, पहले नाम मैं बता दूंगा, नाम थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था को पहले समझ लो। खुद के गांव में खेत है, वहां खेती कर रहे हैं पहले किसान दूसरे गांव में जाकर खेती कर रहे हैं। और तीसरे किसान वे प्रकार के जो जमीन किसी और की है लेकिन उस जमीन को किराए पर या ऋण पर लेकर के उस पर खेती करते थे। इस प्रकार ये जो किसानों की व्यवस्था है, किसान कितने प्रकार के, तो पहले जो खुद के गांव में तो खुद काश्त, यानी खुद के गांव में खेती कर रहे हैं, उन किसानों को क्या कहते थे, खुद काश्त। दूसरे जो दूसरे गांवों में पड़ोसी यानी पास के गांव में, तो उसको कहते थे पाही काश्त, पाही काश्त यानी पास के गांव में। और तीसरे हैं मुजाहिर, मुजाहिर क्या कहते थे इसको, मुजाहिर या मुजारियर, मुजारियर भी बोल सकते हैं इसको, मुजाहिर या मुजारियर, इस प्रकार। तो ये तीन प्रकार के किसान होते थे। ये क्या करते थे, किराए पर खेत लेते थे और फिर वहां पर कृषि कार्य करते थे, मुजारियर, खुद काश्त और पाह काश्त। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अंतिम पॉइंट पर, यानी मुगल प्रशासन की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देखिएगा, जिस प्रकार सेना के अंदर नौसेना उतनी प्रभावी नहीं थी, तो मुगल प्रशासन के अंदर न्याय व्यवस्था का उतना विस्तृत स्वरूप हमको देखने को नहीं मिलता है जितना विस्तृत स्वरूप हमने उसके प्रशासनिक ढांचे का देखा है। तो न्याय व्यवस्था के संदर्भ में देखिएगा, केंद्र स्तर पर हमने देखा काजी उल गुजात, फिर काजी सूबा हो गया, काजी सरकार हो गया, और कानून गो वगैरह इस तरह के पद हमने देखे। लेकिन एक एकीकृत व्यवस्था हमको कहीं पर भी मुगल प्रशासन में देखने को नहीं मिलती है। तो न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी, तो मुगल न्याय व्यवस्था, क्योंकि पूरा प्रशासन शरीयत के आधार पर चल रहा है, इस्लामिक कानून के आधार पर चल रहा है, तो न्याय व्यवस्था भी उससे अछूती नहीं है। हालांकि मजहर की व्यवस्था कर दी थी अकबर ने और धार्मिक मामले अपने हाथ में ले लिए थे, लेकिन न्याय व्यवस्था के बारे में कह सकते हैं कि मुगल न्याय व्यवस्था कठोर व्यवस्था थी, कठोर न्याय व्यवस्था थी। जैसे हम देखते हैं काफी सारे इस्लामिक देशों में आज भी ये व्यवस्था चल रही है, चोरी कर ली हाथ काट दो। तो इसमें कह सकते हैं कि खून के बदले खून, कठोर व्यवस्था इसलिए है ना, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं हमको इस कठोर कानून में देखने को मिलती है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले, यानी चोरी किए तो हाथ काट दिए। इस तरीके की व्यवस्था कठोर न्याय व्यवस्था थी और आगे चल करके और ज्यादा कठोर हुई। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठता है जो शरीयत में बहुत ज्यादा आस्था रखता है, कट्टर मुस्लिम है, और वो है औरंगजेब। तो यहाँ हम तीन बादशाहों के संदर्भ में न्याय व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट से ही देखेंगे। अकबर जो था उसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, सभी को समानता देता था, है ना। दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पर निकल करके आता है वो है साहब जहांगीर। तो जहांगीर ने भी क्या किया था, हाँ, न्याय की जंजीर लगवाई थी साहब, न्याय की जंजीर आगरा के अंदर, है ना, न्याय की जंजीर। और तीसरा व्यक्ति आता है औरंगजेब। और औरंगजेब कैसा व्यक्ति था, इसका न्याय कैसा था, न्याय व्यवस्था एक तरफा, यानी कि किन किन को महत्व देता था ये, सिर्फ मुस्लिमों को, और मुस्लिमों में भी किसको, सुन्नी मुसलमानों को, शियाओं का विरोधी था, और गैर मुस्लिमों का तो बहुत ज्यादा कट्टर विरोधी था। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने मुगल प्रशासन को एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि सारे तथ्यों का समावेश हो जाए और उस लैंग्वेज में हम बात करें ताकि इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाए। और रीड के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो प्रश्न जो भी आता है तुरंत आप उसको क्लिक करें। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मुगल प्रशासन आपको समझा दिया, मध्यकाल के भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु। अगले वीडियो में आपके साथ में फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।